एनसीईआरटी के कक्षा 9 का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हम इसकी प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं। अगर सारांश की बात करें तो संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ क्या है? तो जिनमें द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरती हैं, ये पदार्थ कहलाती हैं। अगर प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अकॉर्डिंग देखें तो पंचतत्वों में वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बने जो भी सामग्री है वो पदार्थ है। ठीक है। अब पदार्थ जो हैं उनके भौतिक गुण की बात करें तो सभी पदार्थ जो हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है और इसे अंतराण्विक बल कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है और इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। पदार्थ की मूलतः जो है वह 3 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। मतलब ठोस जो है उनका आकार जो है वो स्टेबल रहता है, भले ही ये टूट क्यों न जाए। द्रव का जो है वो अपना कोई आकार नहीं होता बट उनका आयतन होता है। द्रव जो है उन्हें जिस भी बर्तन में रखा जाए वे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण हो जाता है। ठोस की अपेक्षा जो है वह द्रवों में विचरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अगर संपीड़ितता की बात करें तो ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है क्योंकि इनके कणों का अंतर भी काफ़ी अधिक होता है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती है। यानी अगर हम पदार्थ की अवस्थाएं जो कि ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाई जा रही है उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन करना चाहें तो हमें दाब या तो ताप में परिवर्तन करना होगा या फिर दोनों में परिवर्तन करके हम इनकी अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। यानी गलनांक जो है वो सॉलिड से लिक्विड जिस बनाने में जिस टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है या जो टेम्परेचर हेल्प करता है वो गलनांक कहलाता है। अगर गलने की प्रक्रिया की बात करें तो उसे संगलन कहते हैं। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। और इसे ये जो ऊष्मा जो संरक्षित वो करते जाता है इसे ही क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब यानी एक एटमॉस्फेरिक यूनिट। ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। गलनांक
जिस पे ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, और क्वथनांक जिस पे द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। द्रव जब उबलने लगता है, ठीक है। जल का क्वथनांक जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस है। अब 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर केल्विन में देखें तो ये क्या हो जाएगा 373.15 केल्विन। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया जो है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक है। पातन कहलाती है। और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया जो है वह निक्षेपण कहलाती है। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था ऊर्ध्वपातन, और ठोस गैस से वापस ठोस में आना निक्षेपण, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती है। पदार्थ के कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तित की जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस जो है वह द्रव में बदल सकते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। अब चलते हैं हम आगे के कुछ प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है कि इसमें से पदार्थ कौन से, बहुत ही इजी प्रश्न है। वायु, कुर्सी, बादाम, शीतल पेय। बाकी जितनी है वो भावनाएं और हमारा सेंस है। फिर एक क्वेश्चन है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो जो ऐसा क्यों होता है, यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है। जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच का रिक्त स्थान बढ़ जाता है और यह फैलने लगता है। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचता है, यानी विसरण की वजह से, ठीक है। सरल शब्दों में कहें तो विसरण की वजह से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान है। पदार्थ के कणों के बीच में अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो कोई भी जो है वो पदार्थ मतलब उसको काट नहीं सकता था। तो इसका मतलब कि पानी के बीच में के कणों के बीच में रिक्त स्थान होने की वजह से जो है वो गोताखोर पानी को काट पाता है। अब आगे है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पदार्थ के कणों की जो ऊपर में हम लोगों ने सारांश में भी देखा था कि निम्नलिखित जो है वो 3 विशेषताएं होती हैं। पहला, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं और कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब है घनत्व किसे कहते हैं। तो घनत्व जो है वह किसी भी पदार्थ का मास यानी द्रव्यमान पर इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। आगे है विसरण किसे कहते हैं। विसरण जो है वो 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। स्वतः मिलना मतलब जैसे पानी और नमक को बोल सकते हैं, या फिर दूध और पानी। गलनांक किसे कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है वह उस ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। क्वथनांक किसे कहते हैं।
वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम लिखिए। तो ये है ताप और दाब। गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? तो अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। या इसे दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ जो है वह एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था जैसे ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है तो एक नियत ताप पर उसे कुछ ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है या वह एक नियत ताप पर ऊष्मा प्रदान करता है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा जो है ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या फिर मुक्त की जाती है। अब ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म लिखना है। तो ठोस निश्चित आकार होता है, अस्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होता है। बाह्य बल लगने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। बाह्य बल लगने के बावजूद जो है वो ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। अंतराण्विक बल जो है वो ठोसों में द्रव तथा गैस से अधिक होता है। ठीक है। द्रव के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं है। आयतन निश्चित होता है। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार जो है वो बदलता रहता है। इसका अंतराण्विक बल जो है वो ठोस से कम होता है और गैसों से अधिक होता है। गैस के गुणधर्म जो हैं वो ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता जो है, कंप्रेशन जो है वो काफ़ी अधिक होता है। इसीलिए जो है वो एलपीजी जो गैस है और सीएनजी गैस वगैरह जो भी हैं इन्हें जो है वो कंप्रेस्ड करके ही जो है वो सिलेंडरों में भरा जाता है। इनके कणों के बीच अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। गैसों को आसानी से क्या किया जा सकता है, आसानी से दबाया जा सकता है और इनका विसरण काफ़ी तीव्रता से होता है। इसीलिए जो है वो हमें खाने की खुशबू जो है, गर्म खाने की खुशबू दूर से ही आती है। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो जब हम बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डालते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है। कैसे दिखेगा? तो इसका पोटेशियम परमैंगनेट का जो है वो पानी में घुलने के बाद कलर जो होता है वह डार्क पर्पल हो जाता है, या फिर आप इसे या ब्राउनिश टाइप से भी बोल सकते हैं, डार्क पर्पल। अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये तो हुआ आप नॉर्मल एक्टिविटी जो लैब वगैरह में करते हैं। आप शरबत बनाने के दौरान या चीनी में या नमक और पानी की घोल बनाने में भी ये बात समझ सकते हैं कि कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसी में जो है वो नमक जाकर उससे विसरित होता है। कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। तो द्रव की तुलना में गैस की संपीड्यता अधिक होती है, जिससे ये जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान लेते हैं और पूरी तरीके से भर देते हैं। दूसरा, इनके कणों के बीच में जो है वो रिक्त स्थान भी काफ़ी अधिक होता है, इसलिए भी ये जो है वो बर्तन को पूरी तरीके से भर देते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से आसपास से जब ऊर्जा अवशोषित होने लगती है तो आसपास ठंडक होने लगता है और शीतलता आ जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में आ जाने की प्रक्रिया जो है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और
ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो है वो निक्षेपण कहलाती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं सतह क्षेत्र बढ़ना, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, वायु की गति में वृद्धि। सतह क्षेत्र बढ़ने से क्या होगा? तो वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और सतह क्षेत्र जैसे ही बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। यानी सतह का क्षेत्र अगर बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। टेम्परेचर को अगर बढ़ाया जाए तो पदार्थ में जो है वो गतिज ऊर्जा पदार्थों की जो है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी वाष्पीकरण की दर क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। अगर आर्द्रता में कमी होती है तो भी जो है वो वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाएगी। कैसे? तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? वो आर्द्रता। यानी जलवाष्प की मात्रा जो है वो आर्द्रता कहलाती है और जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि वाष्पीकरण की दर घटेगी क्योंकि वहाँ पे गर्मी कम हो रहा है। तो और वही अगर आर्द्रता में कमी आती है तो क्या होगा? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। वायु की गति में वृद्धि होगी तो वायु की गति में वृद्धि होने से जलवाष्प के कण जो है वो तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा जो है वो घट जाती है। मतलब इसमें भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा। क्या है प्लाज्मा? तो प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मूलतः जो है वो हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी फ़िलहाल हम पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में जानते हैं, जिसमें से चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था जो है वो बोस-आइंस्टीन। ये जो प्लाज्मा है वो नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई एनी गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस आयनीकृत या आवेशित हो जाती है, या फिर तापमान बहुत अधिक है तो भी जो है यह क्या बोलते हैं, आयनीकृत होती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये अलग अलग रंग शो करता है। अब गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गुप्त ऊष्मा जो है वो गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब = 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था, संकलन 1 kg ठोस को गलनांक में द्रव में बदलने के लिए और वाष्पीकरण 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन हेतु जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, संघनन कहलाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाप के कण जो है वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर चुके होते हैं, जिससे उनके तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है उसी तापमान पे। ठीक है, गलनांक एवं क्वथनांक में क्या अंतर है? गलनांक वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है वो उसका गलनांक है ठोस का। क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई द्रव पिघलने लगता है वो द्रव का क्वथनांक होगा। ठोसों का गलनांक होता है और द्रवों का क्वथनांक होता है। ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ के नाम कपूर, नैफ्थलीन को नौसादर भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। इसी के साथ हमारा जो है वह पहला चैप्टर
ख़त्म होता है। धन्यवाद।